गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र का जो अध्याय 15 है उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये वाला जो अध्याय है आपके तिमाही परीक्षा में आएगा। इसके अलावा और है जो भूगोल के जो अध्याय आप लोगों ने अध्ययन किया था वो भी आएगा। और इस क्लास में इस पाठ का अध्ययन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, ये आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आप लोग 3 विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, और 3 विषय जो इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, बस केवल सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते थे 8वीं तक। लेकिन 9वीं में आकर, कक्षा 9वीं में आकर आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक सब्जेक्ट और अध्ययन किए, जिसमें आपको अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसका जो रिवीजन क्लास है उसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें आर्थिक क्रियाओं की समझ। बच्चों, इसके पहले वाला जो कक्षा हुआ था या क्लास हुआ था उसमें आप लोगों को इस पाठ के बारे में 3 भाग में अध्ययन करवाए थे, जिसमें पहले था कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया है जो मनुष्य आर्थिक क्रिया करता, विश्व में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आर्थिक क्रिया करता है। और आर्थिक क्रिया करने का उद्देश्य उसका होता है कि वो कोई भी काम करे, उस काम के बदले में उसको लाभ मिले। और लाभ के लिए वो आर्थिक क्रिया क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार होता है, वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। तो इसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र हैं, जिसमें आप देखोगे कृषि क्षेत्र है, एक है आपका देखोगे उद्योग क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में आप लोगों का जो किसी भी चीज़ का जो उत्पादन होता है, उत्पादन के अंतर्गत आप देखते हैं कि हम जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, वनोपज प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसमें आपका एक पहला जो प्रश्न दिया हुआ है आपके पुस्तक में, जिसमें देखोगे कृषि क्षेत्र के में कौन कौन से संबंधित गतिविधियां सम्मिलित की गई है। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो आपका देखोगे कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं, जिसमें वनोपज प्राप्त करना है, जड़ी बूटी प्राप्त करना है, जंगलों से फल फ्रूट प्राप्त करना है, गोंद प्राप्त करना है, शहद प्राप्त करना है, और शिकार करना है। ये सारी चीज़ें जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत देखेंगे हम लोग जो दूसरा वाला है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर जो चीज़ हमको प्राप्त होता है, चाहे वो कृषि के माध्यम से प्राप्त होता हो या फिर खनिज के माध्यम से प्राप्त होता हो, तो वो जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, वो मशीनों के माध्यम से, श्रमिकों के माध्यम से पूंजी लगाकर उस वस्तु के रूप और गुण में परिवर्तन करके उस वस्तु को और भी अधिक उपयोगी बना लेता है। तो उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये भी कई भागों में बटा हुआ होता है, जैसे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, मध्य उद्योग है और बृहद उद्योग है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे शुरुआत में जब व्यक्ति काम करना प्रारंभ किया था तो कुटीर उद्योग के माध्यम से किया था कि परिवार के लोग मिलकर क्या करते थे, कच्चे माल को एकत्रित करते थे। परिवार के लोग ही मिलकर छोटे छोटे औजारों के माध्यम से उन वस्तुओं का निर्माण करते थे और उससे वस्तु को बाजार में ले जाकर बेचते थे। उसको हम लोग आम भाषा में दस्तकारी का काम कहते हैं। तो दस्तकारी के काम में यहाँ पर कई सारे ऐसे काम आते हैं, जैसे टोकनी बनाना, सूपा बनाना, दोना पत्तल बनाना, बीड़ी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जो घर पर रहकर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग। उसी के माध्यम से देखेंगे लघु उद्योग में कुछ लोग जो होते हैं जो सहयोगी होते हैं, जैसे समूह बनाकर अपना पैसा लगाकर उस कार्य को करना प्रारंभ कर दिए, उसमें थोड़ी सी पूंजी लग गई, लोगों का साथ मिल गया और उसके माध्यम से किसी वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं तो वो कहलाता है लघु उद्योग। इसको हम लोग कह सकते हैं सहकारी समितियों के माध्यम से किसी वस्तु का निर्माण करते हैं उसको।
इसी में देखेंगे मध्य उद्योग होते हैं। इन दोनों उद्योग जो शामिल होते हैं, चाहे वह सहकारी समिति के माध्यम से और निजी माध्यम से, उस उद्योग को स्थापित करके क्या करते हैं, वस्तु का उत्पादन करते हैं और उससे वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो इसे हम मध्य उद्योग कहते हैं। और बृहद उद्योग जो होता है, बृहद उद्योग जो बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाता है। और इसके पहले जो सबसे पहला वाला क्लास इस पार्ट का जो लिए थे, उसमें मैंने आपको जो बेसिक चीज़ बताया था कि उत्पादन के जो साधन है, 5 साधन, उत्पादन के 5 साधन में जो देखेंगे पूंजी है, भूमि, श्रम, संगठन और साहस, ये 5 जो उत्पादन के साधन है, ये मिलकर जो भारी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते हैं, जिसमें हम देखेंगे श्रमिकों की भी संख्या बहुत अधिक होती है, पूंजी भी अधिक मात्रा में लगते हैं, बड़े बड़े मशीनों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, तब जाकर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तो ऐसे उद्योग को हम लोग बृहद उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहा उद्योग है या सीमेंट उद्योग है, ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर उद्योग क्षेत्र को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र के माध्यम से यहाँ तो हम लोग कृषि क्षेत्र पढ़ चुके हैं, उद्योग क्षेत्र पढ़ चुके हैं, किंतु जो वस्तु का उत्पादन हमको प्राप्त होता है उसको बाजार तक ले जाने के लिए हमको कई लोग सेवा प्रदान करते हैं। जैसे परिवहन की सेवाएं प्राप्त होती है हमको, है ना, बाजार तक ले जाने के लिए सेवा प्राप्त होता है। और उसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सेवा क्षेत्र क्या होता है। जैसे व्यापार काम करने के आधार पर यहाँ पर डॉक्टर है, शिक्षक है और इंजीनियर है, ये सारे लोग काम तो करते हैं, किंतु इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता है लाभ कमाना। ये लोगों को सेवा प्रदान कर कर क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। उसी प्रकार से एक नाई है जो बाल काटता है, बाल काटना वो एक प्रकार का सेवा देता है उसको, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक लाभ कमाना। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एक डॉक्टर है जो मरीज को ठीक करता है, मरीज का इलाज करता है, वो सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, वो सेवा तो दे रहा है किंतु उसके बदले में वो आर्थिक लाभ कमाना। तो ये क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र। तो आज हम लोग देख लिए कि आर्थिक क्रियाओं को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में। ये है, पहला है आपका देखोगे कृषि क्षेत्र है, दूसरा उद्योग क्षेत्र है, तीसरा सेवा क्षेत्र है। अब उसी के आधार पर यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यवर्ती वस्तुएं, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और गैर भुगतान क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु हम किसे कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु देखेंगे, अगर हम किसी वस्तु को बनाते हैं और उसके लिए हम जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो वस्तु बनकर जब तैयार हो जाती है तो वो तो अलग है, किंतु जो वस्तु है उसमें हम लोग ऐड करते हैं, मतलब उसमें जो मिलाया जाता है उसको हम उस वस्तु की मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिस्किट बनाना। बिस्किट बनाने के लिए किसान क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। जब गेहूं पक जाता है, फसल हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है, उसको साफ करके अपने पास रखता है, बाजार में ले जाकर बेचता है। बाजार में जो गेहूं खरीद कर एक व्यक्ति लेकर आता है और उसको साफ गेहूं को क्या करता है, वो गेहूं से आटा पिसवाता है। आटा पीस जाने के बाद में फिर उसमें क्या करता है, ये तो एक प्रक्रिया हुआ कि हाँ आटा तैयार हो गया। अब बिस्किट बनाने के लिए हमको आटे की आवश्यकता है, दूध चाहिए, दूध की आवश्यकता है, मक्खन चाहिए और जो भी चीज़, मेवा चाहिए, जो भी चीज़ लगता है दूध बिस्किट को बनाने के लिए। और ये सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी, उस वस्तु की मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। जब ये वस्तु बनने के लिए तैयार होता है तो जितनी भी वस्तुएं इसमें मिलती हैं, उस सारी वस्तुओं का मूल्य भी इसमें क्या होता है, मिला हुआ होता है। ये जितनी भी वस्तुएं मिलकर जब बिस्किट तैयार हो जाता है तो वो दुकानदार या उत्पादनकर्ता उस वस्तु का मूल्य निश्चित निर्धारित करता है कि इस वस्तु के निर्माण में कितना खर्च हुआ।
तो ये क्या कहलाता है, मध्यवर्ती वस्तु। की एक वस्तु को बनाने के लिए बीच में जितनी भी वस्तुएं लगती हैं वे क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अब देखते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के लिए यही उदाहरण है आपका मध्यवर्ती वस्तु वाला ही है कि हम कोई वस्तु का जब उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के लिए या फिर वस्तु के निर्माण करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे वस्तुएं उसमें मिलाया जाता है, और मिलाने के साथ साथ उस वस्तु का जो मूल्य होता है उसको भी उसमें क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो जोड़कर जब एक वस्तु तैयार होती है तो उस वस्तु का मूल्य निश्चित निर्धारण किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। क्योंकि यहाँ पर हम लोग उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, एक व्यक्ति है जो मक्का खरीदता है और मक्का खरीद कर लेकर आता है, उसको वो 100 रुपये किलो के हिसाब से खरीदता है। 10 किलो मक्का खरीदता है वो 1000 रुपये में, और 1000 रुपये में लेकर आता है मक्के को। फिर उसको पॉपकॉर्न बनाने के लिए 200 रुपये देता है। 200 रुपये देने के बाद वो पॉपकॉर्न का पूरा कीमत जितना निकाला रहता है, उसमें 10 किलो मक्के का पॉपकॉर्न निकालता है, वो पूरा कीमत कितने का हो गया, 1200 रुपये। ये 1200 रुपये निश्चित करता है, प्लस उसमें उसका जो मेहनत लगा हुआ होता है वो उसको भी ऐड करके पॉपकॉर्न को निश्चित मूल्य निर्धारित करके उसको बाजार में वो बेचता है। तो ये क्या कहलाता है, उसका सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गैर भुगतान कार्य कौन करता है। यहाँ पर गैर भुगतान कार्य क्या है, गैर भुगतान कार्य वह कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति जब कोई कार्य को करता है तो वो सेवा की भावना से करता है और उस कार्य को करने के लिए उसको किसी भी प्रकार का वेतन या उसको पैसा नहीं मिलता। ये कार्य सेवा की भावना से किया जाता है, इसीलिए इसको गैर भुगतान कार्य कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है कि घर में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं सुबह से जब उठती हैं वो तो सुबह से सारे लोगों का ख्याल रखती है, ख्याल रखकर वो सुबह घर की साफ सफाई करती है, लोगों के लिए नाश्ता बनाती है, फिर घर में जो बुजुर्ग हैं उनको खाना देती है, उनकी दवाई का ख्याल रखती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए टिफ़िन बनाना, हर एक काम जो सुबह से लेकर रात तक का वो करती है, वो एक सेवा की भावना से करती है और उसके बदले में उसको किसी भी प्रकार का व्यय या उसको किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है। तो ये कहलाता है गैर भुगतान कार्य। अगर इसी में देखेंगे, अगर वो महिला जो कि काम करती है अगर एक दिन बीमार पड़ जाती है वो, तो वो उस घर का पूरा काम अस्त व्यस्त हो जाता है, किसी को भी समय पर कोई भी काम मतलब कोई भी वस्तु नहीं मिल पाता। तो ये भी गैर भुगतान कार्य होता है कि इसके आधार पर वो ये सारे काम को करती है निस्वार्थ भावना से, तो इसको हम क्या कहते हैं, गैर भुगतान कार्य। किंतु सकल घरेलू उत्पाद में मध्यवर्ती वस्तु में इसमें या फिर कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में हर व्यक्ति जो भी काम करता है वो काम करने के लिए वो उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ कमाना, और उसी के माध्यम से ये क्या करता है, कार्य करता है। तो बच्चों इस पार्ट में आप लोग इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करके उसमें जो बीच बीच का प्रश्न है छोटा छोटा, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर दिया है दोहरी गणना करने से कुल उत्पादन कितना यहाँ पर वास्तविक उत्पादन से दिखाई देता है। जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो इसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हाँ ये दोहरी गणना करने में कुल उत्पादन का वास्तविक जो उत्पाद है वो कितना दिखाई देता है, वो है कम दिखाई देता है, अधिक दिखाई देता है, बराबर दिखाई देता है। ये आपको इसमें आसानी से पता चल जाएगा। तो इसमें जब दोहरी गणना की जाती है तो इसका उत्पादन लगभग बढ़ेगा, तो ये अधिक दिखाई देता है।
है ना। उसी प्रकार से इसमें कई सारे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, जब तक आप पाठ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस पाठ का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बीच बीच का जो भी छोटा छोटा प्रश्न है उसको आप निकाल कर अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।